हम इसको सब्जेक्ट के रूप में भी स्ट्रॉन्ग करना है और अपने जनरल नॉलेज के रूप में भी स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि यू हैव ऑप्टेड द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, इसके अंदर मेन जो स्कोप्स होता है आपका, जैसे सिविल सर्विसेज में जाना है, एनडीए सीडीएस में जाना है, क्लैट एसएससी रेलवे इसमें जाना है, मेजर पोर्शन आता है हिस्ट्री का। तो मैं आपके लिए हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं। पहला हमारा आता है परिचय, इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री का परिचय क्या है? तो देखिए, हिस्ट्री स्टार्ट की शुरुआत जो है वो ग्रीक लोगों ने की थी। हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग का इतना प्रचलन नहीं था। ग्रीक जो थे, इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था हेरोडोटस। उस हेरोडोटस ने जो है वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की थी। सो हेरोडोटस इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ हिस्ट्री। अब हमारे सामने आता है कि इसने ऐसा क्या किया था हेरोडोटस ने, जिससे कि हमने इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। तो उस दौरान ग्रीक और पर्शिया आज हम कहते हैं ईरान को, ग्रीक यूनान को, ग्रीक और पर्शिया में निरंतर वॉर चलते थे। रोज वो एक दूसरे से लड़ते थे, निरंतर वॉर चलते थे। कभी ग्रीक विक्ट्री करता, कभी पर्शिया विक्ट्री करता। और इस निरंतर वॉर को जो है सबसे पहले लिखने का काम जो किया था वो हेरोडोटस ने किया। दैट्स व्हाई हेरोडोटस इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ हिस्ट्री। और इसकी जो पहली किताब थी जिसका नाम था हिस्टोरिका या हिस्टोरिया, इसी से हिस्ट्री शब्द जो है वो अराइज हुआ। तो हिस्ट्री का डेवलपमेंट ग्रीक से हुआ। ग्रीक फिलोसोफर हेरोडोटस वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द हेरोडोटस की फर्स्ट पुस्तक है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, क्या हिस्ट्री में केवल लड़ाइयां लिखी जाती हैं? क्या ग्रीक और ग्रीक जो पर्शियंस है इनके बीच की लड़ाइयों का ही वर्णन है? तो ऐसी बात नहीं। हेरोडोटस ने इसके अलावा उस समय की ज्योग्राफी, उस समय का एनवायरनमेंट, उसके बारे में भी काफी डिटेल्स में लिखा था। तो हिस्ट्री हमें केवल लड़ाइयों का ज्ञान नहीं करवाती, ये हमें कोई समय का ज्ञान नहीं करवाती। हिस्ट्री से हमें उस समय की हर चीज का ज्ञान होता है। उस समय ट्रेड्स कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है, इवन ह्यूमैनिटीज सोसाइटीज कैसी है, इन सब के बारे में हमें, तो हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एकदम ब्रॉड हो जाता है। हमें हर सेक्टर के अंदर देखते हैं कि उस समय की सोसाइटी के अंदर कल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, ज्योग्राफी कैसी थी, उनके कस्टम्स क्या थे। हमें हर चीज के अंदर अपना दिमाग जो है वो कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे, हर चीज के अंदर हम अपने मतलब हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलती है। तो हिस्ट्री इज वेरी यूजफुल सब्जेक्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से बोरिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमें हमेशा ये इच्छा रहती है, आज आपको भी इच्छा रहती है कि हमारे पेरेंट्स के, हमारे फोरफादर का रिलीजन कैसा था, हमारे फोरफादर के कस्टम्स कैसे थे, हम कहाँ से आए, ये हर व्यक्ति की क्यूरियोसिटी होती है। हमारी रूट्स क्या है, ये सब हमें किससे पता चलता है? हिस्ट्री से पता चलता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हिस्ट्री का, हिस्ट्री हम क्या कर रहे हैं। अब हमारे पास में आता है यूज ऑफ हिस्ट्री स्टडी। हिस्ट्री स्टडीज के क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स है, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है हिस्ट्री स्टडी करने का। मैं ये कह सकता हूं कि हिस्ट्री का विद्यार्थी एकमात्र विद्यार्थी होता है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एनालिसिस कर सकता है। पास्ट में क्या इवेंट्स हुई थी, पास्ट का घटना थी, उसको एनालिसिस करने की क्षमता केवल हिस्ट्री के स्टूडेंट में। प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट बोथ को एनालिसिस करना, और उन पास्ट की जो घटनाएं हैं उनको हम फ्यूचर में कैसे अप्लाई करें, फ्यूचर में उस घटनाओं से कैसे हम बेनिफिट्स ले, ये भी केवल हिस्टोरियन के पास है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि हिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर केस का फैसला आया था। उस साइट पर राम मंदिर के कुछ एविडेंस मिले थे
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि यहाँ एक टेम्पल हो सकता है। तो उस एविडेंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो पहला ये तो है कि हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों का अगर एनालिसिस करना चाहे तो हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। हिस्ट्री का दूसरा बड़ा बेनिफिट, हमारी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स है उन सभी सोशल प्रॉब्लम्स को अगर हम समाधान रिमूव करना चाहते हैं, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? हिस्ट्री। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जेंडर इक्वलिटी आज एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है कि साहब देश में जेंडर अनइक्वलिटी है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो हमें ये इस भेदभाव को कैसे दूर करें, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये भेदभाव कहां से स्टार्ट हुआ। हमने वैदिक पीरियड पढ़ा है, वैदिक काल के अंदर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताम जैसे वर्ड्स मिलते हैं, यानी कि जहां नारी का सम्मान है, नारी की पूजा है, वहां देवताओं का वास है। और आज हम नारियों के साथ में भेदभाव करते हैं। तो ये कैसे एराइज हुआ? हमारा सोसाइटी जिनमें महिलाओं का स्थान बहुत आगे था, वो अचानक कैसे पीछे आ गया? कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये अच्छी पोजीशन कहां डाउन हुई और कहां से वापस फिर ऊपर आए, ऊपर कैसे ला सकते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड है, एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको हम दूर करना चाहे तो कैसे दूर कर सकते हैं? हिस्ट्री से दूर कर सकते हैं। डॉवरी सिस्टम था, हमारे यहाँ तो था ही नहीं डॉवरी सिस्टम। हमारे यहाँ डॉवरी पर्दा है, वेल घूंघट, ये हमारे यहाँ थी नहीं। कैसे आइए इसको हम कैसे खत्म करें? वुमेन एजुकेशन है। तो जितनी भी हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको अगर दूर करना चाहेंगे तो हमें इतिहास का, हमें हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। वी हैव टू लुक इनटू द हिस्ट्री, हाउ टू रिमूव दिस सोशल इविल्स। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तीसरा हिस्ट्री का बेनिफिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंशियंट इंडिया के अंदर प्राचीन काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी, और उस साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारी वर्तमान करंट की साइंस कहां तक उससे आगे है, कहां हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं, कहां हम उससे आगे चल रहे हैं। तो एंशियंट इंडिया के अंदर हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा आयुर्वेद, आपने अभी सबने देखा है कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19, जिसका आयुर्वेद भी बहुत अच्छी तरह से उपचार करता है। हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर आयुर्वेद, योगा, पूरा वर्ल्ड जो है 21 जून इंटरनेशनल योग डे मनाता है। तो हमारे योगा के बारे में हमारी जो लिटरेचर है वो कहाँ का लिटरेचर है? हिस्ट्री का लिटरेचर है, एंशियंट हमारे वैदिक पीरियड का लिटरेचर है। इसके अलावा ये देख लीजिए आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर उस समय की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, मेडिसिन का, सर्जरी का, इवन हम कहते हैं कि हमारे जो ये ब्रह्मगुप्त थे, दैट ही इज कॉल्ड एज ए न्यूटन ऑफ इंडिया, जिसने न्यूटन के नियमों को पहले ही दे दिया था। न्यूटन तो हम बाद के अंदर है। तो आप हिस्ट्री को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी बहुत रिच कल्चर है, बहुत रिच साइंस है, जिसको हमने पूरा प्रॉपर तरीके से उसका यूज नहीं लिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। आप सभी लोग दिल्ली जाते रहते होंगे, दिल्ली के अंदर एक है मेहरौली, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, दैट वाज द गुप्तास पीरियड, समुद्रगुप्त। उस आयरन पिलर के बारे में सुनिए आप, क्या देखेंगे? वो पिलर धूप में खड़ा है, उस पिलर पर बरसात गिरती है, लेकिन उस पिलर पर जंग नहीं लगती। आज 2020 के अंदर साइंटिस्ट सारे प्रयास करके थक गए कि ऐसा हमें लोहा चाहिए जिस पर जंग नहीं लगती हो, लेकिन ऐसा हम लोहा ढूंढ नहीं पाए। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलकर के, जैसे अभी कोरोना के लिए कर रहे हैं, वैसे लोहे के लिए भी खूब प्रयास किया, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। जबकि गुप्ता पीरियड के अंदर हमारे पास में आयरन पिलर प्रेजेंट है। तो ये क्या शो करे कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी हिस्ट्री के दौरान, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो हमें अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए भी हमारे लिए इतिहास, हिस्ट्री बेनिफिशियल है। जैसे
उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जैसे कल्चर है, हमारा रिलीजन्स है, रिलीजन्स में जो सोशल इविल आई वो कैसे आई, हमारा रिलीजन कैसा था, कैसे हुआ, हमारी कल्चर, इन सब के बारे में हमें अपनी जो है वो एक बैकग्राउंड, हमारी जो पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी। तो ऐसे हम कह सकते हैं यूज ऑफ हिस्ट्री स्टडी, बहुत सारी यूज है हिस्ट्री की। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वेरी यूजफुल सब्जेक्ट है, हर फील्ड का हमें ज्ञान देता है। इट गिव द नॉलेज ऑफ एवरी सेक्टर। सो इस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें, मतलब अब मैं आपको बता दूं, इट इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। और अभी भी अगर हम किसी भी एग्जाम के अंदर जनरल नॉलेज फाइट करते हैं तो उसमें मेजर पोर्शन किसका मिलता है, हमें हिस्ट्री का। क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी चुना है तो हमारा उद्देश्य नेचुरली डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने का नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है जॉब लेना, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, एनडीए, सीडीएस, क्लैट, इसकी तरफ जाना। तो इसके लिए वेरी यूजफुल सब्जेक्ट है। चलो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी हुई है। व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड? तो आपने देखा था कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग जो है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। शुरू में ह्यूमन बीइंग जो था वो वॉन्डर करता था, गुफाओं में, केव में रहता था, जंगलों में रहता था। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड जब मैन वाज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन फॉरेस्ट, देयर वाज नोमैडिक लाइफ, नो सोसाइटी, नो रिलीजन, नो लैंग्वेज एंड नो स्क्रिप्ट। वह समय जब मनुष्य के पास में न लैंग्वेज थी, न स्क्रिप्ट थी, न सोसाइटी थी। He was wandering like as animals in forest. That period is called prehistoric period. हमने इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों कहा? क्योंकि इस समय की हिस्ट्री का हमारे पास में कोई प्रमाण ही नहीं है। न तो लैंग्वेज है, न कोई बुक है, न कोई डॉक्यूमेंट्स है, न कोई पिलर्स है, न कोई एपिक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड जब देयर वाज नो लैंग्वेज, देयर वाज नो स्क्रिप्ट, देयर वाज नो सोसाइटी, मैन वाज आल्सो लाइक एज ए अदर एनिमल्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम कैसे जानकारी लें? हमें कुछ तो चाहिए कि भाई ये लोग, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हमारे पास में एक ही आता है और दैट आता है आर्कियोलॉजी। इस काल के हमारे पास में जो भी प्रमाण मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिलते हैं। यह काल हम कह सकते हैं स्टोन एज का पीरियड था, जिस समय मनुष्य पाषाण युग, स्टोन एज में था। वो काल प्री हिस्टोरिक पीरियड का था। स्टोन एज के अंदर हम थे। न लैंग्वेज है, न सोसाइटी है, न कल्चर है, बस अपन मनुष्य, मैन इज ऑल्सो लाइक एज अदर्स एनिमल्स। इस समय के हमारे पास में क्या मिलेंगे? कुछ टूल्स मिल जाएंगे। स्टोन एज की हमारे पास में कुछ पेंटिंग केव्स मिल जाती है, कुछ टूल्स मिल जाते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड जब देयर वाज नो लैंग्वेज, केवल जेस्चर से अपना काम चला। मैंने आपको कह दिया, क्या मतलब आप, मुझे पानी पीना है। मैंने आपको ये कहा, आई एम गोइंग। तो ये जो जेस्चर थे, ये जेस्चर से ही इस पीरियड के अंदर मनुष्य, मैन जो था, वो अपनी लाइफ को ट्रेवल कर। दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, दैट पीरियड where language was well developed, language was well developed, well developed script, well developed documents, pillars, जिसके मैंने उसके स्क्रिप्ट डेवलप मिलती है। बट
वो लैंग्वेज है कौन सी, वो भाषा है कौन सी, वो स्क्रिप्ट है कौन सी, उसका वर्ड्स कौन सा वर्ड्स क्या हमें शो कर रहा है, वो हम नहीं जानते। उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, लेकिन वो लैंग्वेज हमें नहीं पता रही है कि हम उस लैंग्वेज का अर्थ नहीं निकाल पा रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मैंने आपको कर दिया ये, व्हाट इज द मीनिंग? मैंने ये डायग्राम बना दिया, व्हाट इज द मीनिंग? उस समय पिक्चोरियल लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज डेवलप है, लेकिन उसको हम ज्ञात नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। I again repeat, what is the proto-historic period? When man had well developed the script, but that script is not understood by us. हम उसकी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाते। दैट इज प्रोटो। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, उनकी अपनी एक वेल डेवलप्ड लिपि थी, जो कि पिक्चोरियल थी, उनकी मोहर्स में मिलती है। वेल डेवलप लिखी है, चित्रात्मक, जिसको हम पिक्चराइज लिपि कहते हैं, चित्र प्रधान लिपि थी, पिक्टोरियल लिपि थी, लेकिन वो है क्या इसको हम नहीं अंडरस्टैंड। दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। जब मैन के अंदर स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को डेवलप तो कर लिया, लेकिन वो लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाए। हमारी गलती है कि हमने उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तीसरा आता है हिस्टोरिक पीरियड। वह समय हिस्ट्री के हिसाब से, वह समय जब मैन के अंदर, हमने अपनी स्क्रिप्ट को भी डेवलप कर लिया, अपनी लैंग्वेज को भी डेवलप कर लिया, और वो वेल नोन है, जिससे हम वेल नोन है, अच्छी तरह से परिचित है। फॉर एग्जाम्पल, पाली लैंग्वेज है, प्राकृत है, संस्कृत है। ये सभी स्क्रिप्ट क्या है? ये सभी लैंग्वेज क्या है? हम अच्छी तरह से हम जानते हैं, संस्कृत आर्यों की देन है। पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, ये सब मौर्य काल के अंदर आ गई थी। वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पाली का क्या है, प्राकृत क्या है, संस्कृत क्या है, इन सभी लैंग्वेज को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड, जिसके लिटरेचर हमें अच्छी तरह से पता है। हम उस लिटरेचर को पढ़ करके और हम उसके उस समय की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, पिलर ऑफ द अशोका। आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 क्लास के अंदर, अशोका स्तंभ, अशोक पिलर, सत्यमेव जयते, अशोक पिलर से लिया हुआ है, अशोका पिलर से लिया हुआ है। वो पिलर्स क्या है? अशोका पिलर इज द मोस्ट एंशियंट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो कौन सी लैंग्वेज में है? प्राकृत, और स्क्रिप्ट है ब्रह्मी। यानी कि अशोक के पिलर्स जो है वो हमें ज्ञात है। अशोक के पिलर्स की लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत है। स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्रह्मी है। वो पिलर्स में क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ करके अशोक द ग्रेट के बारे में हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दैट पीरियड विल कॉल हिस्टोरिक पीरियड। उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। तो हमने जो है हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट दिया: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। There was no language, there was language, but we could not understand, and well-developed language. और हमें यहाँ ये ध्यान रखना है हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, पिलर्स ऑफ द अशोका इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स, ओल्डेस्ट रिटन मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे पास में प्राचीनतम ज्ञात डॉक्यूमेंट्स है, इसके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया ऑन बेसिस ऑफ टूल्स, बेसिस ऑफ टूल्स, डिवीजन ऑन टूल्स। टूल्स के अनुसार हमने हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में बांटा: स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज।
व्हाट इज द स्टोन एज? ये कब थी? स्टोन एज वाज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बीसी से 50,000 BC. That was the approximately period. Stone Age. And that Stone Age is further divided into the 3 parts. Pro, Meso, and Neo. Proto-Lacithal, Mesolacithal, Neolacithal. Stone Age 20,000 से 2 लाख से 50,000 BC का समय जो था, that was pro 50,000 BC से 10,000 BC तक का था मीजो, एंड 10,000 BC से 4,000 BC का था नियो। यानी कि हम कह सकते हैं 2 लाख BC से 4,000 BC तक का समय हमारे यहाँ स्टोन एज चलता रहा। स्टोन एज का पार्ट। इस स्टोन एज के अंदर हमें क्या मिलेंगे? स्टोन्स मिलेंगे। अब इस स्टोन एज के अंदर जो टूल्स मिलते हैं, वो टूल्स हमें जो है वो कौन कौन से मिलते हैं? तो इस एज के जो टूल्स हमें मिलते हैं उसमें स्क्रैपर है, चॉपर्स है, पॉइंट है, ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इस एज के मिलते हैं। स्टोन एज के बारे में कहें तो इस समय नोमैडिक लाइफ है, और इस समय एक बेस्ट एग्जांपल स्टोन एज का जो अगर हम इंडिया में दे सकते हैं तो दैट इज इन भीमबेटका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भीमबेटका। उस डिस्ट्रिक्ट में हमें स्टोन एज की पेंटेड केव्स मिलती है। दैट इज द ओल्डेस्ट पेंटेड केव ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज। So that is very popular site, Bhimbetka. That is in Madhya Pradesh. स्टोन एज का एक पॉपुलर साइट है, ओल्डेस्ट केव है यहाँ पर स्टोन एज की। इस पीरियड के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो भी टूल्स थे, वो किसके थे? स्टोन के थे। नो लैंग्वेज, क्योंकि हमने पढ़ा है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता था। कॉपर एज। कॉपर एज, copper was the first metals that was used by man. हमने सबसे पहले किस मेटल्स का उपयोग शुरू किया? क्योंकि ये जो है डिवीजन ऑन टूल्स है, दैट इज कॉपर, फर्स्ट मेटल्स यूज बाय द मैन। और कॉपर एज का समय क्या कह सकते हैं हम? तो हमें फिर बीसी में चलना पड़ेगा। 4000 बीसी से अप्रोक्सीमेटली 2500 बीसी। ये बीसी में हम उल्टा चलेंगे, मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी तो उसमें बीसी क्या है, एडी क्या है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 4000 बीसी से 2500 बीसी का समय जो था वो कॉपर एज का समय था। इस दौरान जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कॉपर के थे। कॉपर एज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो राजस्थान के अंदर है, सीकर के अंदर है। सीकर के पास में गांव है गणेश्वर, दैट इज कॉल्ड गणेश्वर सिविलाइजेशन। कॉपर एज की इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन।
दैट इज गणेश्वर सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज, आपने 10th में पढ़ा होगा, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन। देखिए इतिहास के अंदर मैं थोड़ा सा लिख से हटे, हो सकता है आप बोर होने लग जाए, थोड़ा सा मैं लिख से हट रहा हूं। इतिहास के अंदर हमें जिस समय को पढ़ते हैं हमारा माइंडसेट उसी समय में ले जाना पड़ता है। हमें अपने आप को उस समय के हिसाब से सेट करके और फिर देखना पड़ता है। जैसे आज हम बोलते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आई एम गोइंग टू चेन्नई, मैं आई एम गोइंग टू चेन्नई, तो सही है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आई एम गोइंग टू मद्रास, तो मद्रास वाज द नेम ऑफ चेन्नई बिफोर द 20 to 30 years बैक। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम चेन्नई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जो है वो इलाहाबाद, जिसका नाम जैसे अभी हमने प्रयागराज किया, दैट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ इलाहाबाद। तो हिस्ट्री पढ़ते समय हम जिस साइट को देखेंगे, जिस स्थान का, सिटी को देखेंगे, तो नेम ऑफ द सिटी ड्यूरिंग दैट पीरियड। हम जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम, कांग्रेस का अधिवेशन, सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन द चेन्नई, गलत हो जाएगा, सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन मद्रास इन 1877। इसी तरह से जब हम अशोका द ग्रेट पढ़ेंगे तो हम इलाहाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम प्रयागराज। आज हमने वापस वो अपनी मिस्टेक को दूर कर लिया, वापस हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर लिया। तो हमारा अपना माइंडसेट भी उसी तरह से सेट हो जाना चाहिए कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू अपना दिमाग उसको उसी के, तभी तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में क्या कहा, एनालिसिस प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट। हम पास्ट का एनालिसिस करेंगे तो हमारा दिमाग पास्ट की तरफ चलेगा, हमारा दिमाग हमारा माइंड उस सेटअप के हिसाब से चलेगा, उसके सेटअप को हम प्रेजेंट सेटअप से कंपेयर नहीं कर सकते। तो कॉपर एज, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंदर हमारे पास में आती है, और वो आती है आपको फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अच्छा, चलिए लास्ट ले रहा हूं मैं, आयरन एज। आयरन एज अभी हम रह रहे हैं रिसेंट में। पहले हमारे फोर फादर रहते थे स्टोन एज के अंदर, फिर हमारे फोर फादर स्टोन एज से कॉपर एज में आए, हमारे फोर फादर कॉपर एज से ब्रॉन्ज एज में आए, और ब्रॉन्ज एज से आते आते प्रेजेंट में हम किस में आ गए, आयरन एज के अंदर। आज वी आर लिविंग इन विच पीरियड, आयरन एज। आज आप हम सभी जो है मेंबर्स वो किस एज में रह रहे हैं, आयरन एज में रह रहे हैं। वर्तमान युग इतिहास के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से कौन सा युग है, आयरन एज का युग। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी हैव डिस्कवर्ड आयरन। देखिए पहले हमारे पास में जो टूल्स थे वो स्टोन के थे, फिर हमारे टूल्स कॉपर के आगे, फिर हमारे टूल्स ब्रॉन्ज के आगे, अब हमारे टूल्स किसके आगे हैं, आयरन के। आज आप देखिए टैंक किससे बना है, आप ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन किससे बनी है, आप बाइक चलाते हैं, बाइक किससे बनी हुई है, आप एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, किचन के इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, सब किसके बने हुए हैं, आयरन के। प्रेजेंट एज इज कॉल्ड एज ए आयरन एज। आज हमारा हर चीज, हमारा जो यूज का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, लोहा है, आयरन है। इफ देर इज नो आयरन देर इज नो इकोनॉमी। अगर आपके पास में लोहा नहीं है, आयरन नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आज हर इंडस्ट्रीज का बेस क्या है, आयरन है। तो आयरन एज करंट एज है हिस्ट्री के हिसाब से। तो अब हमारे सामने प्रश्न, क्वेश्चन राइज होता है कि ये आयरन एज कब स्टार्ट हुआ, ये आयरन एज को हम कब से स्टार्ट मान सकते हैं।
तो आयरन एज के बारे में दो बिंदु टू पॉइंट्स हमें वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला पॉइंट आता है कि आयरन वाज डिस्कवर्ड बाय आर्यंस। आयरन जो था वो आर्यों द्वारा डिस्कवर किया गया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्यंस। दूसरी पॉइंट्स, आयरन एज कब स्टार्ट हुआ? तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर 1100 बीसी 1100 बीसी एक साइट है यूपी के अंदर जिसका नाम है अंतर जी खेड़ा। अंतर जी खेड़ा साइट इन यूपी। कंप्लीट हो गया? चलो, हो गया? हाँ सर, बोलिए बच्चों को कान में लेके कि टुडे वी आर कंप्लीट टू क्या क्या चीज? आज का हो गया। हाँ हाँ, हेलो, we have completed today class. We will again tomorrow take a new class with repeating these topics. Thank you.